हेलो एवरीवन। अभी तक हमने पुराने वीडियोस में इंडिया के डिफरेंट पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक और चाल्कोलिथिक एज की जो साइट्स हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। पर मैंने सोचा कि एक क्लियरर और कोहेरेंट पिक्चर देने के लिए आपको मैं मैप वर्क पे एक अलग से सीरीज स्टार्ट करती हूँ, जहाँ पे हम हर चैप्टर की सिर्फ मैप वर्क को डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि हमने पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया है और अभी हम न्यूलिथिक और चाल्कोलिथिक एज के बारे में पढ़ रहे थे, सो आई थॉट कि पहले मैं इसी चैप्टर का मैप वर्क डिस्कस कर लेती हूँ। उसके बाद में मैं फिर से पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक टाइम्स का जो मैप वर्क है पूरा, कहाँ से हमें साइट्स मिली हैं, उसके बारे में वापस एक वीडियो बना दूँगी। तो स्टार्ट विथ इंडिया में न्यूलिथिक सेटलमेंट्स की स्टार्टिंग हमें 7000 BC से देखने को मिलती है। और ये जो टाइम पीरियड है 7000 से 2000 BC तक का, जो इस चैप्टर में कवर हुआ था, इसमें हमें इंडिया के डिफरेंट पार्ट से कई साइट्स मिली। नॉर्थ वेस्ट से, विंध्यन रेंजेस के ऊपर से, साउथ इंडिया से और ईस्टर्न इंडिया से भी थोड़ी बहुत मिल जाती हैं, राजस्थान से मिल रही हैं। तो इस पूरे साइट का एक क्लस्टर डिस्कशन अभी इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो जो सबसे पहला चंक हम पढ़ने वाले हैं वो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का। अब जब पाकिस्तान क्रिएट नहीं हुआ था ना, तो ये वाला एरिया हमारा ही था। सो इसीलिए हम जब इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हम पाकिस्तान की चीज़ों को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला एविडेंस, सबसे पहला सबूत कि लोगों ने अपनी हंटिंग गैदरिंग लाइफ को छोड़ करके एक न्यूलिथिक एज में सेटल होना स्टार्ट कर दिया था, सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ रुख कर लिया था, वो हमें इसी नॉर्थ वेस्ट पीरियड से मिलती है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट से मिलती है, 7000 BC के आसपास से। और इसमें से भी एक साइट सबसे एक्सेप्शनल जो है वो है मेहरगढ़। ये बलूचिस्तान के एरिया में है। तो ये मेहरगढ़ से हमें डिटेल्ड लेयर बाय लेयर क्रोनोलॉजी वाइज एक सबूत देखने को मिल रहा है। ऐसे एकदम खोदते मेहरगढ़ की खुदाई में 6-7 ऑक्यूपेशनल लेवल मिले हैं, लेवल 1, 2, 3, 4, 5। जैसे जैसे आप नीचे जो खोदते जाओगे तब तक वैसे वैसे आपको प्रिमिटिव लाइफस्टाइल का एक झांकी देखने को मिलती जाएगी कि कैसे लोगों ने पहले धीरे धीरे सेटल होना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे घर बनाए, फिर धीरे धीरे मटके बनाए, धीरे धीरे ट्रेड किया, एट्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारी साइट्स हैं जो 5000-6000 BC के आसपास की हैं और हमें एक न्यूलिथिक गाँव की पूरी पिक्चर कन्वे करती है। इसमें मैंने उपिंदर सिंह के मैप्स यूज़ किए हैं, जो हिस्ट्री की बुक है। ये मैप भी उपिंदर सिंह से ही है। लेट अस लुक एट द साइट्स एक बार। गुमला, मुंडीगढ़, राना घुंडई, मेहरगढ़, अंजीरा, सियादाम, किले गुल मोहम्मद और घलीगई, अंजीरा, सरायखोला, जलीलपुर, बुरज़ाहूम, ल्यूबनर, अलीग्राम, घलीगई। अब साइट्स तो इतनी सारी मार्क्ड है, बट क्या होता है कभी कभी बुक में कुछ ऐसी साइट्स दी होती हैं जिनका लोकेशन मैप में हमें दिया नहीं गया होता है, या फिर कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जिनका लोकेशन तो दिया गया है पर उनके बारे में बुक में बात नहीं की गई है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद डिटेल्ड डिस्कशंस ऑफ दिस साइट। सबसे पहले मेहरगढ़ को देख लेते हैं। मेहरगढ़ भारत महाद्वीप में पूरे में, इस पूरे उपमहाद्वीप की जो सबसे प्राचीनतम ग्रामीण बस्तियां हैं ना, उसका एक कोहेरेंट पिक्चर हमें मेहरगढ़ से मिलता है, ठीक है। मेहरगढ़ में हमें 7 ऑक्यूपेशनल लेवल मिले हैं। इसका मतलब कि आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई स्टार्ट की होगी और खोदते खोदते उनको यहाँ पीरियड 1 तक, जहाँ तक वो पहुँचे होंगे ना, तब तक 7 लेयर्स में खुदाई हो चुकी होगी। 7 लेयर क्यों बन गई? क्योंकि हर लेयर पे कुछ उनको थोड़े बहुत अलग एविडेंस मिल जाते हैं, इसलिए उस लेयर को वो पूरा डिफरेंट अनाउंस कर देते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले बात करें तो कालखंड 1, वो 6000 से 5500 BC तक लास्ट करता है मेहरगढ़ में। यहाँ पे तांबा का जो प्रयोग था वो ज़्यादा में नहीं मिल रहा है, थोड़ा बहुत तांबा मिल रहा है, पर मेटलर्जी में लोग इतने एकदम तटस्थ नहीं हैं। लोग धीरे धीरे कच्ची ईंटें बना रहे थे, हाथों से ही बना रहे थे, उसको सुखा करके धूप में, और उससे अपने घर बना रहे थे, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं। औजार में वो सूक्ष्म पाषाण यानी माइक्रोलिथ्स बना रहे हैं, ब्लेड्स बना रहे हैं पत्थर की, सेल्ट बना रहे हैं। सेल्ट इस तरीके की न्यूलिथिक एज की जो हथौड़ी होती है उसको सेल्ट बोलते हैं, सेल्ट बना रहे हैं। और ना जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको अपने घरों के बीच की जो खुली जगह होती है ना, उनका घर है सपोज, तो उन्हीं के आंगन में दफना देते थे। और कब्रों में जब डेड को दफनाते हैं तो उनसे थोड़े बहुत सामान भी प्राप्त हो रहे हैं, ग्रेव गुड्स उन्हें बोला जाता है। ये इस बिलीफ से दफनाए जाते हैं कि जो इंसान, उसकी डेथ हो रही है, वो अपनी आफ्टर लाइफ में इन चीज़ों को यूज़ करेगा, वो किसी जर्नी पे जा रहा है और उसको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। इनफैक्ट इन ग्रेव गुड से हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलती है। यहाँ से हमें शंख की बनी चीज़ें मिलती हैं, शंख, शेल्स। अब मेहरगढ़ देखिए, लोकेशन मेहरगढ़ की है यहाँ पे, और मेहरगढ़ के आसपास कोई ओशन तो है नहीं।
जो सबसे नियरेस्ट ओशन है यहाँ पे अरेबियन सी, ये करीब करीब 500 किलोमीटर दूर है। तो शंख की चीज़ें हमें मेहरगढ़ से मिल रही हैं, इसका मतलब लोगों ने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग इस कालखंड से स्टार्ट कर दी थी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग अभी से कर रहे हैं कि शंख मिल रहा है उनको यहाँ से, बार्टर सिस्टम अभी से है इनका। तो कितना सोफिस्टिकेटेड रहा होगा कि ये इतने पुराने टाइम में 6000 BC यानी कि आज से 8000 साल पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, कालखंड 2 की बात करते हैं। ये 6000 से 4500 BC तक है। इसमें घरों की संख्या बढ़ने लग जाती है। सूक्ष्म पाषाण जो है उनको बिटुमन के सहारे लकड़ियों से चिपकाया जा रहा है। जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा ले लिया, एक बाइटुमेन एक नेचुरली अकरिंग टार लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, मतलब जैसे पेट्रोलियम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं ना तो उसमें भी बाइटुमेन निकलता है, लेकिन नेचुरली भी बाइटुमेन की लेक्स वेक्स मिल जाती हैं। उसमें क्या होता है, ऐसे काला सा विस्कस सा लिक्विड होता है बाइटुमेन, और उससे क्या होता है, चिपचिपा होता है वो, तो उससे चीज़ें चिपकाई जा सकती हैं। तो उसको क्या करते थे, बाइटुमेन को उसकी लेयर एक लकड़ी पे लगा दी पूरी की पूरी, उसके ऊपर सूक्ष्म पाषाण औजार लगा दिए ऐसे 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 ऐसे, तो ये एक बढ़िया हथियार बन जाता था। ठीक है, भंडारण के लिए कमरे मिले हैं, स्टोरेज करने के लिए ग्रेन्स का। उसके बाद मृदभांड मिले, पॉटरी मिलना स्टार्ट हो जाती है, हैंडमेड पॉटरी है। कब्रों में शवाधान हो रहा है, बरियल्स कैसे हो रहे हैं कि कब्र खोदी जा रही है, इंसानों को उसमें लिटाया जा रहा है। जौ के दाने हमें फर्श पे मिल रहे हैं इसमें कालखंड 2 से। कालखंड 3 एक स्पेशल पीरियड है क्योंकि इसको चैल्कोलिथिक माना गया है। इसका मतलब कालखंड 3 यानी 5000 BC के आसपास से लोगों ने कॉपर का एक्सटेंसिव भारी मात्रा में इस्तेमाल चालू कर दिया था मेहरगढ़ में। अब मेहरगढ़ के आसपास तो कॉपर है नहीं, इसका मतलब वो वही ट्रेडिंग करके लेके आ रहे थे, कॉपर और ढूंढ रहे थे, मेटलर्जी सीख रहे थे कालखंड 3 से। शिल्प गतिविधियां बहुत बढ़ जाती है, यानी कि क्राफ्ट एक्टिविटीज़। अब है ना, क्या है कि एक बार आपकी बेसिक नीड्स का ध्यान रख लिया जाता है कि आपके पास हाँ खाने की चीज़ें हैं, क्रॉप्स हैं, खाने के लिए सरप्लस फूड है, फिर आप क्या करोगे टाइम पास करने के लिए, फिर आप और कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ की तरफ अपना ध्यान मोड़ते हो, जैसे हंटिंग करना, गैदरिंग करना। अब ये आपको ज़रूरी नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, मटके बनाओगे, यूटेंसिल्स बनाओगे, घरों को ज़्यादा डेकोरेट करोगे, बीड ज़्यादा बनाओगे और रॉ मटेरियल ढूंढोगे जिससे स्टोन टूल्स बना सको। तो शिल्प गतिविधियाँ इस पीरियड में बहुत बढ़ जाती हैं। ठीक है, मनके बनने लगे हैं, यानी कि बीड्स छोटी छोटी जिनसे माला बना सकें, तो मनके बना रहे हैं, बीड्स बना रहे हैं लोग। और जो व्हील मेड पॉटरी है वो बढ़ गई है। अब व्हील मेड पॉटरी पहले तो हैंडमेड थी, क्योंकि लोगों को पहले पता नहीं था कि व्हील से भी तुम पॉटरी बना सकते हो। ठीक है, बट किसी दिन ड्यू टू रैंडम इन्वेंशन या ड्यू टू रैंडम एक्सपेरिमेंटेशन उन्होंने डिस्कवर कर लिया होगा कि अगर आप ऐसे ज़मीन पे एक गोल सा टुकड़ा रखो व्हील का, उसको एक जना एक हाथ से चलाया जा रहा है, उसके बीच में अगर मिट्टी का लेप रख के उसको धीरे धीरे मिट्टी को अगर आप ऊपर की तरफ उठाओगे तो आप शेप देना इजी रहेगा। तो इस तरीके से चाक निर्मित मृदभांड ज़्यादा स्टार्ट हो गए 5000 BC से। और यहाँ से चैल्कोलिथिक फेज है तो कॉपर के भी हमें टुकड़े मिलने लगते हैं। कालखंड 4 जो है इसमें पूरा एक्सपेंशन हो जाता है बस्तियों का अच्छे से। अब क्योंकि एक ही जगह रह रहे हैं, कैलोरी इंटेक ज़्यादा हो गई है क्योंकि एग्रीकल्चर अच्छे से हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा बस्ती का। बस्ती में एक्सपेंशन हो रहा है, कृषि और शिल्प में विविधीकरण हो रहा है कि अब लोग फार्मिंग में भी पहले एक क्रॉप उगा रहे थे, 2 क्रॉप, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिकेशन सीख रहे हैं क्रॉप्स का। क्रॉप्स में कैसे रोटेशन कर सकते हैं, 2 फसलों को कैसे उगा सकते हैं साथ में, ये सब सीख रहे हैं। शिल्प में वो और कैसे विविधीकरण कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकते हैं हर चीज़ की, वो सीख रहे हैं। मृदभांड पॉटरी को वो अब और ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे बना सकते हैं, सिर्फ एक क्रूड नहीं कि हाँ मिट्टी बना दिया, अब उसको पॉलिश करना, उसकी घिसाई करके उस पर पेंट करना, उस पर डिज़ाइंस बनाना, ये सब सीख रहे हैं। स्त्री की मृण मूर्तियाँ भी प्राप्त है, मतलब टेराकोटा फिगरीन्स प्राप्त है। टेराकोटा मतलब चिकनी मिट्टी से कुछ बनाया फिर उसको सुखा के पका दिया, तो ये टेराकोटा की मूर्तियाँ प्राप्त हैं जिसमें औरतें डिपिक्ट की गई हैं और उनको कई लोग मदर गॉडेस बोल रहे हैं। तो ये भी फिक्स नहीं है कि मदर गॉडेसेस है या फिर कोई टॉय है या क्या है, लेकिन हमें फीमेल कल्ट की फिगरीन्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइट की, गुल मोहम्मद। गुल मोहम्मद यहाँ पर है, मेहरगढ़ की लोकेशन इधर है, गुल मोहम्मद यहाँ है। मैप में अगर देखोगे तो लगभग राजस्थान के इस साइड मेहरगढ़ है। ठीक है, किले गुल मोहम्मद की लोकेशन ऑलमोस्ट यहाँ है। गुल मोहम्मद जो है उसका टाइम पीरियड 5000 से 4.5 BC तक है।
पीरियड 1 में लोग यहाँ पे नोमैड्स की तरह रह रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, थोड़े बहुत माइक्रोलिथ्स भी मिल जाते हैं हमें देखने को। पीरियड 2 से हमें हस्त निर्मित मृद भांड मतलब हाथ से बनाए हुए पॉटरी के टुकड़े मिलने लग जाते हैं। थर्ड पीरियड से यहाँ से हमें एकदम व्हील मेड पॉटरी मिलने लगती है, और उसकी कलर क्या है, मतलब रेड कलर की पॉटरी है, उसके ऊपर ब्लैक कलर से डिज़ाइन बनाए हुए हैं, और कच्ची ईंटों के घर बनाने लग जाते हैं। थोड़ी बहुत तांबे की वस्तुएं मिलने लग जाती हैं यहाँ से पीरियड 3 से। पीरियड 4 में केची बेगवेयर मिलता है। देखिए, अब किसी पीरियड से कोई पॉटरी मिलती है तो उसको हम स्पेशलाइज कर देते हैं वहाँ से, ठीक है, कि अगर एक जगह से एक पॉटरी मिली, सपोज करो जयपुर से एक पॉटरी मिलेगी, उसको बोलने लग जाएंगे जयपुर पॉटरी। तो कैची बेगवेयर एक जगह थी, वहाँ से जिस तरीके की मृदभांड मिले, पॉटरी मिली, उसको कैची बेगवेयर बोल दिया गया। तो पीरियड 4 जो है गुल मोहम्मद के, वहाँ से हमें कैची बेगवेयर पॉटरी मिलती है। इसमें क्या है, अच्छी तरह से पकाया हुआ पॉटरी होता था, पतले पतले पॉटरी होते, ज़्यादा मोटे नहीं, और उसको हल्का पीला कलर करते थे, उस पीले कलर को बफ कलर बोलते हैं। तो ये बफ कलर की पॉटरी थी। ऐसी पॉटरी हमें दम सादत से भी मिलती है। दम सादत देख लेते हैं। दम सादत का टाइम पीरियड है 3000 BCE। दम सादत की लोकेशन देख लेते हैं, ये रही, ठीक है। दम सादत लोकेशन ये है, यहाँ पे 3000 BCE से स्टार्ट होता है। मतलब देखिए, ये 4500 से स्टार्ट खत्म हो गया था इसका पीरियड, 5000 से 4.5, और ये 3000 BC से स्टार्ट हो रहा है। मतलब इस साइड पे लोगों ने गुल मोहम्मद के बाद रहना स्टार्ट किया होगा। पहले यहाँ पे सेटलमेंट बनी होगी, उसके बाद 1-1.5 साल के गैप के बाद यहाँ पे सेटलमेंट स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब यहाँ से तो पीरियड 1 से ही हमें केची बेगवेयर मिलने लग जाता है, जो हमें यहाँ के पीरियड 4 से मिल रहा था। जैसे जैसे पीरियड की संख्या बढ़ेगी, मतलब ऊपर आएंगे मिट्टी में, ठीक है। ये पीरियड 4 है तो ये पीरियड 1 रहा होगा, ये 3, ये 2, ऐसे। तो पहले पीरियड से कैची बेगवेयर मिल रहा है, मतलब एकदम नीचे से ही हमें कैची बेगवेयर मिलने लग जाते हैं। तो मतलब लोग ऑलरेडी ना किसी एडवांस जगह पे, जहाँ पे उनको मटके बनाने आते हैं, टूल्स बनाने आते हैं, वहाँ से यहाँ पे आके सेटल हुए हैं, ठीक है। पीरियड 2 में हमें यहाँ पे कच्ची ईंटों के मकान मिल रहे हैं, नींव के लिए पत्थर यूज़ कर रहे हैं, चूना पत्थर, लाइमस्टोन के पत्थर यूज़ कर रहे हैं। जैसे लाइमस्टोन का पत्थर बड़ा बिछाया मोटा सा, और उसके ऊपर घर बना दिया, अपनी झोपड़ी सजा ली। यहाँ पे मिट्टी की ईंटें बनाई, मिट्टी की ईंटें से हेल्प से दीवार बनाई, और यहाँ पे छज्जे के लिए घास के टुकड़े और बांस के टुकड़े डाल दिए। इससे हमें पीरियड 2 से क्वेटा वेयर मिलने लगता है। एक और तरह की मृदभांड मिलने लगती है जिसे बोलते हैं क्वेटा वेयर। ये हल्के पीले कलर के मृदभांड होते थे जिन पे काले रंग से डिज़ाइन बनी होती थी। और तीसरी टाइप की पॉटरी जो हमें दम सादत से मिलती है वो है फैज़ मोहम्मद ग्रे वेयर, ठीक है। ये एक तरीके का ग्रे कलर का पॉटरी थी। ग्रे कलर मतलब ब्लैक कलर होता होगा, जो ओवर द टाइम धीरे धीरे ग्रे में टर्न हो जाता होगा। नेक्स्ट साइट पढ़ लेते हैं बालाकोट। बालाकोट जो साइट है वो थोड़ा यहाँ पे कोस्ट के पास लोकेटेड है, ठीक है, इस साइड पे। तो यहाँ बालाकोट से ही शायद मेहरगढ़ वाले लोग शंख ऑब्टेन करते हो, क्या पता। बालाकोट जो साइट है इसकी ड्यूरेशन नियोलिथिक गांव की यहाँ पे 5000 से 3500 BC तक है। यहाँ से नाल में जो मृदभांड मिले हैं वो प्राप्त हुए हैं। अब नाल मृदभांड की हम अलग से बात करेंगे क्या है, बस इतना समझ लिए कि नाल एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ से जो पॉटरी प्राप्त हुई है वो यहीं से प्राप्त हुई है, इसलिए इसको नाल मृदभांड बोल दिया गया है, क्योंकि सबसे पहले वो पॉटरी नाल में मिली थी। यहाँ पे माइक्रोलिथ्स मिलते हैं और पत्थरों के बीट्स बने हुए मिल रहे हैं। और पत्थर बीट्स किस किस चीज़ के, लाजवर्ड, टेराकोटा, शंख, इन्हीं सब चीज़ों के, ठीक है। यहाँ पे जौ की खेती के प्रमाण है, एनिमल डोमेस्टिकेशन के प्रमाण है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइट की, शेरी खान तराकई। शेरी खान तराकई जो साइट है वो 4500 BC से स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे लोगों का बसना। यहाँ पे लोगों के, हमें यहाँ पे घरों के अवशेष मिलते हैं थोड़े बहुत, ऐसे ऐसे मिट्टी में आप खोदते हो तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लाइनिंग हो रही है पत्थरों की, इस तरीके से हमें घरों के अवशेष मिलने लगते हैं। पाषाण औजार हैं, स्टोन के बने हुए टूल्स बने हैं, माइक्रोलिथ्स मिले हैं, और बारले की खेती के प्रमाण मिलते हैं, जौ की खेती के। देखिए नॉर्थ वेस्टर्न जो पीरियड था, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में इंडिया में, वहाँ पे जौ सबसे ज़्यादा, जो एकदम अर्ली पीरियड है ना 6000-5000 BC के आसपास, वहाँ पे जौ बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। फिर धीरे धीरे क्या है, वीट उसको टेक ओवर कर लेगा। तो जो सबसे अर्लीस्ट लेवल्स है ना, उस पर ज़्यादातर हमें जौ के प्रमाण ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट साइट है नाल। नाल से हमें एक बहुत विशिष्ट टाइप का मृदभांड प्राप्त हुआ है, उसको बोलते हैं नालवेयर, ठीक है। अब ये मृदभांड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो सबसे पहली ये जो पॉटरी मिली थी ना, ये हमें और भी जगहों से मिलती है। ये क्या है, एक बहुरंगी पॉटरी होती है, मतलब मल्टी कलर होते हैं इस पर, और इस पर लीनियर या ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस बनी होती है। लीनियर मतलब लाइन से कुछ बना दिया, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन तो आपको पता ही है। नाल से हमें तांबे की वस्तुएं भी मिल जाती हैं, बस इतना इंपॉर्टेंट है नाल, क्योंकि नाल की पॉटरी क्या है, हमें और भी जगहों से मिलेगी, हमें हड़प्पा के लेवल से भी नाल की पॉटरी मिलेगी, इसलिए ध्यान रखना नाल के बारे में। सरायखोला। सरायखोला से हमें वही हाथ से बने हुए पॉटरी मिली है, सेल्ट मिले हैं, माइक्रोलिथ्स मिले हैं, टेराकोटा के फिगर्स मिले हैं।
नेक्स्ट साइट है डेरा इस्माइल खान। यहाँ पे पीरियड 1 में छोटी सी बस्ती के प्रमाण मिलते हैं, ज़्यादा बड़ी बस्ती नहीं है। यहाँ पे माइक्रोलिथ्स मिले हैं और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की हड्डियाँ मिली हैं, शीप गोट वगैरह की। सामुदायिक चूल्हे मिले हैं, मतलब लोगों ने क्या है 5-6 चूल्हे बना लिए एक ही जगह पे, पूरा के पूरा कुटुंब के 50 लोग यहीं बैठ के मिलके खाना बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एक्सेट्रा। पीरियड 2 से हमें अच्छे से चाक से बने हुए मृदभांड मिल जाते हैं। स्त्री की मृणमूर्तियाँ मतलब टेराकोटा फिगरीन्स औरतों की, ये मिलने लग जाती हैं, ऐसे इस टाइप की टेराकोटा फिगरीन्स मिलने लग जाती हैं, ठीक है। और तांबे की या कांसे की थोड़ी वस्तुएं मिलने लग जाती है। तांबा मतलब कॉपर, कांसे मतलब ब्रॉन्ज। राणा गुंडई, राणा गुंडई 4500 BC से इसके न्यूलिथिक गाँव के इसमें से स्टार्ट हो जाते हैं। राणा गुंडई एक स्पेशल प्लेस है, क्यों अभी देखते हैं। पीरियड 1 से हमें यहाँ पे नोमैडिक सेटलमेंट्स के थोड़े थोड़े ट्रेस मिलते हैं। घरों के फर्श पर अंगीठी बनी हुई है, हर्थ बोलते हैं जिसको, मतलब ये घर का फर्श है, इसमें ऐसे गड्ढा खोद दिया और नीचे इसमें फायरवुड डाल के आग लगा दी, फिर उसी के ऊपर खाना वाना पका लिया। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में मवेशी, भेड़ और बकरी है। मवेशी यानी कि कैटल, जिसमें गाय और सांड इंक्लूड होते हैं। भेड़ और बकरी ये तो नॉर्मल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, लेकिन राणा गुंडे की साइड इसलिए स्पेशल है क्योंकि यहाँ से घोड़े के 4 दांत मिलते हैं। अब ये 4 दांत जो हैं घोड़े के, ये पालतू हैं या जंगली इसका पता नहीं है, लेकिन 4 दांत घोड़े के मिलना मतलब लोगों को यहाँ पे घोड़े की नॉलेज थी। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। राणा गुंडे से घोड़े के दांत मिलते हैं। मुंडीगक अफगानिस्तान में साइड पड़ती है, बाकी साइड जो है वो पाकिस्तान में है, पर मुंडीगक अलग से अफगानिस्तान में साइड पड़ जाती है। 4000 BC से यहाँ पे रहना स्टार्ट हुआ था लोगों का। पीरियड 1 में यहाँ पे पॉटरी है जो व्हील मेड है और सेलखड़ी के बर्तन मिलते हैं। सोप स्टोन, सोप स्टोन क्या है, थोड़ा सा सॉफ्ट सा स्टोन होता है, उससे बर्तन, आज भी जो बर्तन बनते हैं ना वो सोप स्टोन के बनते हैं। और सोप स्टोन जो है एक बहुत इनक्रेडिबल, इसको सेलखड़ी बोला जाता है, नहीं सोप स्टोन को पहले स्टीयरटाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सोप स्टोन है ना, ये क्या है वाइट सा कलर देता है और इससे जो बर्तन बनते हैं ना उसमें खाना पकाना ईजी रहता है। और इसमें ना हवा और पानी का थोड़ा बहुत मूवमेंट भी हो सकता है इसके छेदों से, तो ये इसमें क्या धीरे धीरे खाना पकता है और टेस्टी भी लगता है, ठीक है। सोप स्टोन के बर्तन तो आज भी यूज़ होते हैं ना, कितना 5000 साल 7000 साल का कितना कंटिन्यूस पीरियड से ये जो एलिमेंट है वो बर्तन बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, जिस कमेंडेबल। यहाँ से हमें पत्थरों के औजार मिलते हैं, ठीक है। फलक मतलब ब्लेड्स, से पत्थरों की ब्लेड्स बना ली पतली पतली, और कॉपर के कुछ थोड़ी सी ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। अंजीरा और सियादम्ब, ये पास पास में लोकेशन से दोनों, अंजीरा और सियादम्ब। यहाँ से हमें पीरियड 1 से नोमैड्स के रहने का सबूत मिल रहा है। उसके बाद यहाँ से हमें चाक निर्मित बफवेयर मिल रहे हैं, यानी कि व्हील पे बनाई हुई पॉटरी जिसपे येलो कलर किया हुआ है। चर्ट की ब्लेड्स मिल रही हैं यहाँ से। चर्ट एक क्या होता है, एक टाइप का पत्थर ही है, उसकी ब्लेड्स बनाना इजी रहता है, तो चर्ट की ब्लेड्स मिल रही हैं। पीरियड 2 से यहाँ पे पत्थरों की नींव पे बनाए हुए घरों के अवशेष देखने को मिलते हैं। और जो पॉटरी है उस पर लाल कलर का रंग सा हो रखा है, हल्का सा, इसको बोलते हैं रेड स्लिप, लाल कलर का रंग हो रखा है। दूसरे टाइप की पॉटरी है जिसपे धूसर चमकदार यानी कि बर्निश्ड ग्रे कलर हो रखा है। बर्निश मतलब होता है इस पहले जो पॉटरी है इसकी सरफेस को घिसा गया, एकदम घिस घिस के एकदम समतल कर लिया, तो उस पर जब कलर करेंगे तो बहुत पॉलिशिंग फिनिश देगी वो। तो इस पर ब्लैक कलर या ब्लैक कलर करते हैं, तो धीरे धीरे उड़ने के बाद शायद ग्रे में रह गया हो, तो ये एकदम पॉलिश किया हुआ ब्लैक, ये पॉलिश किया हुआ ग्रे बर्निश ग्रे वेयर है। पीरियड 3 से हमें टोगाऊ वेयर मिलने लगता है, अलग तरीके की पॉटरी मिलने लगती है जो पूरी लाल कलर की होती थी और उस पर काले कलर से डिज़ाइन बने होते थे। नेक्स्ट पीरियड में हमें जरी वेयर पॉटरी मिलने लगती है, जिसमें क्या है ऐसे पॉट बनाया, उसके ऊपर सफ़ेद कलर की ड्राइंग्स बना दी और इन सफ़ेद कलर की जो ड्राइंग्स थी उसकी ब्लैक कलर से आउटलाइन कर दी, तो ये जरी वेयर है। पीरियड 4 से नाल वेयर मिलने लगता है। नाल की हमने से बात कर लिया कि नाल से जो पॉटरी मिली है उसको नाल वेयर बोलते हैं। तो यहाँ से हमें 3-4 टाइप की पॉटरी मिल रही है, टोगाऊ, जरी वेयर, नाल वेयर, कहाँ से, अंजीरा और सियादाम वाले एरिया से, ठीक है। लास्ट बात कर लेते हैं हाकरा वेयर की। देखिए यहाँ से एक नदी बहती थी पुराने टाइम्स में जिसको कहा जाता था सरस्वती नदी, आज की डेट में उसको घग्गर हाकरा बोलते हैं। तो वो इस तरीके से बहती थी, ठीक है, ऐसे। तो ये जो घग्गर हाकरा नदी थी ना, ये जो इंडिया में जिसका पार्ट था उसको घग्गर बोला जाता है, और जो पाकिस्तान में जिसका पार्ट बहता है उसको हाकरा बोलते हैं। तो पुराने टाइम में यानी कि 5-6 हज़ार साल पहले काफ़ी प्रोमिनेंट नदी थी, तो इसके आसपास सेटलमेंट्स रही होगी, ठीक है। तो एक हिस्टोरियन थे पाकिस्तान के MR मुगल, उन्होंने क्या किया, ये हाकरा नदी के आसपास खुदाई की है ना पाकिस्तान में।
तो हाकरा नदी के आसपास जब उन्होंने खुदाई की ना, उनको एक पॉटरी मिलने लगी न्योलिथिक टाइम्स की, वही 3-4-5 हज़ार साल पुरानी। इसको उन्होंने नाम दे दिया हाकरावेयर। ठीक है, 3-4 हज़ार साल पुराने आसपास की पॉटरी है। अब 3-4 हज़ार साल के आसपास तो क्या थे, न्योलिथिक गांव थे, तो इसको न्योलिथिक पॉटरी मान रहे हैं ये हाकरावेयर को। अब ये जो हाकरा पॉटरी है ये इसलिए इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉटरी हमको बाद में अर्ली हड़प्पन लेवल से भी मिलेगी। इसका क्या महत्वपूर्ण है, हम महत्व है इसका हम बाद में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, हाकरावेयर जो है इसका अगर हम बात करें डिटेल में कैसी होती है, तो ये आउटर सरफेस जो होती है, ये जैसे ये पॉट है उस पर क्या होता है, जो इसका आउटर सरफेस होता है उस पर छोटे 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 पॉटरी के टुकड़े लिए जाते हैं और मिट्टी की लेप से चिपका देते हैं। ऐसे क्राफ्ट बन गया एक तरीके का, ऐसे ऐसे पॉटरी ली, उसके ऊपर छोटे छोटे पीसेस चिपका दिए पॉटरी के और कलर कर दिया, है ना। ब्लैक रंग होता था इस पॉटरी पे। 99+ ऐसी साइट्स हैं जहाँ से हमें ये हाकरावेयर मिलते हैं। मतलब इसका कवरेज एरिया कितना बड़ा था कि उन 99 साइट्स से हमको हाकरा पॉटरी देखने को मिलती है। ठीक है, ये 4000 BC वाली पॉटरी है और ये हमें अर्ली हड़प्पन से भी मिल रही है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आगे हड़प्पन चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हाकरावेयर का सिग्निफिकेंस क्या है। बस आप इतना याद रखिएगा कि 4000 BC की जो ये पॉटरी है ये हमें और भी जगहों से मिलेगी। न्योलिथिक गांव की पॉटरी है ये। अभी हमने इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया था उससे सारा की सारा मैप वर्क कंप्लीट कर लिया है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं साइट्स को। लेवान, गुमला, रहमान धेरी, जलीलपुर, राना घुंडई, मेहरगढ़, सियादा मंजीरा नीचे, मुंडीगप अफगानिस्तान में, नाल यहाँ पर है, बालाकोट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अभी तो हम नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं कि सेंट्रल इंडिया के इस पास में ये 5-6 हज़ार साल पहले कौन सी सेटलमेंट्स बस रही थी। तो 4 साइट्स है जिनका उत्खनन अच्छे से हो चुका है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। एक तो है लहुरा देव, ये यहाँ पर है। लहुरा देव जो है इस साइड है। कोलडिवा, महागढ़ा, ये तीनों साइट्स कहाँ हैं, यूपी में। लहुरा देव, महागढ़ा, कोलडिवा। और इनके नीचे जो साइट है उसको बोलते हैं कुंजुनी, है एमपी में। ये चारों साइट जो हैं ये 5000-6000 साल पुरानी हैं। यहाँ पे मतलब इतने पुराने सेटलमेंट्स के थोड़े बहुत हमें अवशेष देखने को मिल जाते हैं और इन चारों से ही हमें चावल की खेती के प्रमाण मिलने लग जाते हैं। ये 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं। ये रही साइट्स, लहुरा देव, महागढ़ा, कोलडिवा, कुंजुन, ये एमपी में है, बाकी तीनों यूपी में है साइट्स। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। कोलडिवा वही यूपी वाली साइट है। यहाँ 7000-6000 BC के आसपास से लोग थोड़ा बहुत रहने लगे थे। इस कोलडिवा साइट से हमें निरंतर अवशेष मिल रहे हैं कि लोगों ने न्योलिथिक टाइम से इसमें रहना स्टार्ट किया और फिर लोहा युक्त यानी आयरन एज यानी कि करीब 1000 BC तक लोग इसमें रहते गए। कंटिन्यूस ऑक्यूपेशन के हमको यहाँ से एविडेंस मिलते हैं कोलडिवा से। चावल के प्रमाण मिले हैं, जंगली और डोमेस्टिकेटेड दोनों वैरायटी के चावल। टूल्स में हमें यहाँ से स्टोन ब्लेड्स, पॉलिश टूल्स, माइक्रोलिथ्स मिले हैं। पॉटरी जो थी हाथ से बनी हुई थी। नेक्स्ट साइट है महागढ़ा, यूपी से। यहाँ पे करीब 20 झोपड़ियों के हमें अवशेष देखने को मिलते हैं, थोड़े बहुत। न्योलिथिक टूल्स है यहाँ पे। मृदभांड जो है वो हाथ से बने हुए हैं, अभी पॉटरी व्हील से बनाई हुई पॉटरी नहीं आई है। टेराकोटा के बीड्स हैं यहाँ पे। पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं। गौशाला का अवशेष मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। महागढ़ा से क्या मिलता है, गौशाला का अवशेष मिलता है यहाँ से कि एक जगह है वहाँ पे सिर्फ कैटल को रखा गया होगा, इसका हमें प्रमाण मिलने लग जाता है महागढ़ा से। और एनिमल डोमेस्टिकेशन और पौधे डोमेस्टिकेशन का भी सबूत है महागढ़ा में। कुंजुन एमपी में लोकेटेड है, 4000 BC के आसपास की साइट है। यहाँ से वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड दोनों टाइप के राइस की वैरायटी मिलती है, स्टोन टूल्स मिलते हैं। कुंजुन एक फैक्ट्री साइट है, मतलब यहाँ पे भारी मात्रा में क्या है, टूल्स बनते होंगे कि एक पत्थर लिए, पत्थर की पहाड़ियाँ यहीं के आसपास टूल्स बना रहे हैं लोग, उसके बाद उसे अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो कुंजुन एक फैक्ट्री साइट भी है। लहुरा देव 6000 BC के आसपास की साइट है यूपी में। यहाँ पे मृदभांड मिलते हैं जो हाथ से बने हुए थे और राइस का डोमेस्टिकेशन हो रहा था। तो ये जो साइट्स थी नॉर्थ वेस्ट की और सेंट्रल इंडिया की, ये क्या है, ये सबसे पुरानी साइट्स में से इंडिया के। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एडवांस पीरियड की, यानी कि 3000 से 2000 BC से अब आ जाते हैं। अभी तक तो हम 7000, 6000, 5000 BC तक की बात कर रहे थे। अब जो साइट्स आएंगी ना वो थोड़ी सी नई है, मतलब 3000, 3500 BC से स्टार्ट होती हैं और 2000 BC तक लास्ट करती हैं।
तो इस पहल में सबसे पहले हम इंडिया के नॉर्थ वाले पार्ट का देख लेते हैं। अब यहाँ से भी कई सारी साइट्स मिली है हमको नॉर्दर्न इंडिया से, बुरज़ाहोम, गुफरकल, हरिपरी गोम और सोमबूर, पंचगोम, पामपुर, बहुत सारी हैं, दामोदर। लेकिन इनमें जो सबसे वेल एक्सकवेटेड हैं वो है बुरज़ाहोम और गुफरकल, उनके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। ठीक है, बुरज़ाहोम जो है इसका मतलब होता है प्लेस ऑफ बर्च। बर्च क्या, एक ट्री होता है, ये इस तरीके का पेड़ होता है बर्च। अब बर्च की खासियत होती है, जो इसकी छाल होती है ना वो ऐसे मोटे मोटे पेपर रोल्स जैसी होती है। तो ये क्वालिटी इसकी इतनी अच्छी थी, इसकी वजह से इसको मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनाने में बहुत यूज़ करते थे। इसका पूरा छाल निकाल लिया, उसके ऊपर लिखावट कर ली, उसको सुखा दिया एकदम। तो इसलिए बर्च ट्री से ना हमें काफ़ी सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स देखने को मिल जाती हैं। तो बुरज़ाहोम क्या है, प्लेस ऑफ बर्च, क्योंकि यहाँ से हमें बुरज़ाहोम साइड से बर्च के अवशेष मिले, बर्च ट्री के। मतलब इससे आज से 3-4 हज़ार साल पुरानी जो साइट है, इसमें भी 4000 साल पुरानी साइट में भी बर्च तब भी उग रहा था। 3000 BC के आसपास की साइट है, कश्मीर में है, करेवा भूमि पे। करेवा क्या होता है, देखिए पुराने टाइम्स में कश्मीर वाले इस एरिया में बहुत सारी लेक्स हुआ करती थी। ठीक है, अब इन लेक्स में क्या हुआ, धीरे धीरे पानी उड़ना स्टार्ट हुआ और रिवर ना बहुत सारा डिपॉजिट लाके इन पे छोड़ देती थी। रिवर चली जाती थी और उस पर डिपॉजिट छोड़ के चली जाती थी। पूरा सिल्ट भरता गया और एक दिन इतना कचरा भर दिया रिवर्स ने अपनी मिट्टी से, और बलुआ मिट्टी और पता नहीं कौन कौन सी मिट्टी लाके इसमें पटक दी लेक में, कि लेक का पूरा पानी उड़ गया। बस ये थोड़ी सी इस टाइप की भूमि रह गई है ना, इस पर सिल्ट था। तो इसको बोलते हैं करेवास। तो ये करेवा भूमि से हमें बुरज़ाहोम के अवशेष मिलते हैं। यहाँ से 4 पुरातात्विक स्थल मिलते हैं अगर खुदाई करेंगे बुरज़ाहोम की, कि पीरियड 1 जो है वो नवपाषाण न्यूलिथिक है, यानी कि न्यूलिथिक अवशेष जैसे। पीरियड 2 भी नवपाषाण है। पीरियड 3 जो है मेगालिथ वाला फेज है। मेगालिथ हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होते हैं और मतलब किस सेंस में बात करते हैं। पीरियड 4 जो है वो प्रारंभिक ऐतिहासिक काल है। अब प्रारंभिक ऐतिहासिक काल मतलब होता है हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्ट्री मतलब ऐसा पीरियड जहाँ पे आप पे लिखे हुए सोर्सेज नहीं है। अगर आपको किसी सिविलाइजेशन के पढ़ना है तो आपको सिर्फ उसके मटेरियल कल्चर से उस सिविलाइजेशन को समझना पड़ेगा। आपके पास कुछ लिखा हुआ नहीं है, उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स नहीं है कि आप उनको समझ सको। पर हिस्ट्री का पीरियड क्या होता है, जहाँ से आपको लिखे हुए सब्सटेंसेस मिलने लग जाते हैं कि अच्छा मॉडर्न सिविलाइजेशन है तो उसके बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं, बुक्स लिखी हुई हैं और आप समझ सकते हो उस टाइम पे क्या हो रहा था। तो यहाँ से 4 लेवल्स मिले हैं। दो हम क्योंकि अभी न्यूलिथिक एज के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए सिर्फ 2 लेवल कंसर्न्ड है। यहाँ पे जो नॉर्थ वाला एरिया है ना कश्मीर का, ये फेमस था पिट ड्वेलिंग्स के लिए। पिट ड्वेलिंग मतलब लोग क्या करते थे, ऐसे ये ज़मीन है, इधर गड्ढा बनाया तो बड़ा सा एकदम इतना बड़ा गड्ढा बनाया, फिर इस गड्ढे पे यहाँ चारों ओर लकड़ी के पोस्ट लगा के ऐसे इसकी रूफ बनाती। तो ये क्या, इनका घर बन गया एक तरीके के। अब ज़मीन के अंदर क्यों रहते थे, क्योंकि देखिए ज़मीन से अगर आप नीचे खोदते हो ना तो उसका टेम्परेचर डिफरेंट हो जाता है। अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है सरफेस पे तो ज़मीन के अंदर कम ठंड होगी। अगर यहाँ बहुत गर्मी है ज़मीन पे तो ज़मीन के अंदर कम गर्मी होगी। मतलब जो भी बाहर सरफेस पे टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा सा अलग होता है ज़मीन के अंदर। तो ये क्या, क्योंकि कश्मीर के साइड में तो ठंड पड़ता है तो लोग क्या ऐसे गड्ढे बना के इन गड्ढों में रहा करते होंगे। और हमारे पास क्या सबूत है कि रहते थे, क्योंकि हमें यहाँ से क्या है, यहाँ से हमें टूल्स मिले हैं, थोड़े से पॉटरी के टुकड़े मिले हैं, ऐसे बोन्स मिली हैं एनिमल्स की। तो वो सबूत है कि यहाँ लोग इन गड्ढों में रह रहे थे। ओके, इन्हें बोलते हैं पिट ड्वेलिंग्स। अब पीरियड 1 से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हाथ से बनाए हुए मृदभांड मिल रहे हैं और स्टोन टूल्स मिल रहे हैं। स्टोन टूल में एक्सेल्स, चिजल्स, क्वर्ड्स ये सब तो कॉमन है, पर एक नया टूल मिलने लगता है जिसे बोलते हैं हार्वेस्टर। कहाँ से, ये बुरज़ाहोम से मिलता है। ये कश्मीर की साइड स्पेसिफिकली टूल मिलता है। इसमें क्या है, इस तरीके का टूल है ये, जिसके यहाँ पे 2 छेद हैं। अब ये और कहीं से नहीं मिल रहा हमको, इस तरीके का यूनिक सा टूल है ये। अब इसको फसल काटने के लिए यूज़ करते होंगे, इसलिए इसको हार्वेस्टर बोला जा रहा है। ठीक है, बोन टूल उद्योग था यहाँ पे, मतलब बोन टूल्स बहुत भारी मात्रा में बने हैं बुरज़ाहोम में। बोन टूल का पूरा इंडस्ट्री है बुरज़ाहोम में, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हमें कोई भी बरियल्स नहीं मिलते हैं पीरियड 1 में। ठीक है, पीरियड 2 में क्या होता है, पीरियड 2 में धीरे धीरे लोग ने ज़मीन से निकल के अब सरफेस पे घर बनाना स्टार्ट कर दिया कि अब वो थोड़ी यहाँ पे बांस वांस लगा के उसके ऊपर मतलब मोटे मोटे पेड़ों की छाले लगा के उसके बाद उनको मिट्टी से लेप के ऐसे दीवारें बना रहे हैं अपने घरों की और फिर उस पर थैच रूफ डाल रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों ने सरफेस पे रहना स्टार्ट कर दिया है। बरियल्स है, उनमें 2 टाइप के आ गए। पहले तो बरियल मिल ही नहीं रहे, मतलब लोग छोड़ देते होंगे अपने या जला देते होंगे, जो भी है, मिल नहीं रहे हमें बरियल्स। अब बरियल्स 2 टाइप के, इनह्यूमेशन और सेकेंडरी बरियल। ठीक है, इनह्यूमेशन मतलब कि लोगों ने हड्डियाँ ली
और अपने जो प्रियजन की हड्डी है उसको या तो बॉडी को जला दिया या एलिमेंट्स की तरफ छोड़ दिया, फिर जब हड्डियाँ बचती हैं बस उसको एक पॉट में डाल के ज़मीन में गाड़ दिया। और सेकेंडरी बरेल होता है ये तो। और इनह्यूमेशन मतलब सरफेस पे ही जला देना या फिर इस तरीके से बॉडी को डिस्पोज कर देना। जानवरों को इंसानों के साथ दफनाया गया। और आपको इंडिया के किसी भी साइड में देखने को मिल रहा नहीं है कि अपने पालतू जानवर के साथ ही बॉडी को दफना दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ से ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हमें यहाँ से पिट ड्वेलिंग्स मिल रही हैं और यहाँ से हमें जानवरों को, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को अपने मालिक के साथ दफनाया गया उसका सबूत मिलता है। कुत्ते और इंसान की एक कब्र है, उसमें कुत्ते और इंसान साथ साथ दफनाए गए हैं। यहाँ पे हमें काला चमकीला हस्त निर्मित मृतभांड मिलता है। ये चमकीला मतलब बर्निश्ड, वही घिसा गया होगा इस मृतभांड को, काला कलर किया होगा उसके ऊपर। कॉपर एरोहेड मिला है एक, लेकिन पूरी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कॉपर हर साइड से मिल जाता है। पत्थर की 2 शिलाएं मिली है जिनके ऊपर चित्र बने हुए हैं। एक तो ये थी, एक शिला ये है, इसमें ऐसे डियर बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कोई इसमें हंट कर रहा है इसको, डियर को। इस तरीके की एक ड्राइंग मिली है और एक और ड्राइंग मिली है, ठीक है। गेहूं और जौ, लेंटिल्स, इनके कल्टीवेशन के सबूत है, गेहूं, जौ और लेंटिल, ठीक है। गेहूं जौ नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में पूरे में है ही, लेंटिल भी मिल जाते हैं यहाँ से। एक गोलकार घड़ा मिला है ना। इस घड़े में क्या है, एक चित्र बना हुआ है इस तरीके का, और ये चित्र इसको बोलते हैं हॉर्न्ड डीटी, यानी कि सींग वाला देवता। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही टाइप की पॉटरी हमें कोट डिजी से भी मिलेगी आगे। अभी हम पढ़ेंगे आगे हड़प्पा चैप्टर में कोट डिजी का क्या सिग्निफिकेंस है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि हमें पीरियड 2 से बुर्जा होम के हॉर्न डीटी वाली पॉटरी मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे हम ऐसा स्पेकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ के जो ये लोग हैं नवपाषाण लोग के, जो बुर्जा होम के लोग हैं, इनका कॉन्टैक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के अर्ली लेवल से था, ठीक है। गुफ्रकल की बात कर लेते हैं। ये श्रीनगर में लोकेटेड साइट है, 3000 BC पुरानी है। यहाँ पे भी हमें पिट ड्वेलिंग्स के प्रमाण मिल जाते हैं। पीरियड 1 से हमें स्टोन टूल्स पॉलिश किए गए। पॉलिश कैसे करते हैं स्टोन टूल्स को, जैसे पत्थर का कोई टूल बनाया उसके बाद दूसरे मोटे बड़े पत्थर के अगेंस्ट इसको घिसने लग गए, तो ये स्टोन टूल्स ऐसे पॉलिश होते हैं। यहाँ हड्डियाँ मिली हैं, औजार मिले हैं, ठीक है। जंगली और पालतू दोनों टाइप के जानवरों की हड्डियाँ मिल जाती हैं। वनस्पति में गेहूं और जौ मिल जाते हैं। ए सैरेमिक, यानी कि पॉटरी नहीं मिल रही है पीरियड 1 से। पीरियड 1B से, यानी दूसरे पीरियड से, यहाँ से ग्रे कलर के हाथ से बने हुए पॉटरी मिल जाती है, चटाई की छाप वाले। मतलब देखिए वो फर्श पे चटाई बिछाते होंगे कुछ किसी तरीके की बनाने की, तो जब वो फिर पॉट बनाते होंगे उस चटाई पे तो उसका छाप मिट्टी पे रह जाता है इस तरीके का। तो मतलब हम ये इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लोग चटाई बिछा के घरों में रहते थे। आवासीय गड्ढे नहीं, अब पे ड्वेलिंग्स बंद हो चुकी है, लोग सरफेस पे रहने लग गए हैं। थर्ड पीरियड में, पीरियड 1C में, लोगों ने व्हील से पॉटरी बनाना सीख लिया है, जिसके कलर वो रेड, ब्लैक और ग्रे करते थे। स्पिंडल वूल्स के यहाँ से हमें सबूत मिलता है। स्पिंडल वूल से क्या है, थ्रेड बनाते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड बनाने के काम आता है स्पिंडल वूल्स। कॉपर की एक हेयर पिन मिली है यहाँ से हमें। हड्डियों में हमें जो एनिमल्स मिले हैं उनमें कैटल, शीप, गोट, डॉग और पिग इंक्लूडेड है, सब डोमेस्टिकेटेड है। हंटिंग का महत्व धीरे धीरे अब घट रहा था और पशुपालन, यानी कि इंसान जो है वो ये प्रेफर कर रहा था कि वो अपना खेती कर ले और थोड़े बहुत जानवरों को रख के उनसे दूध, अंडे, मीट ऑब्टेन करके खुश रहे, हंटिंग और गैदरिंग के लिए उसको जाना ना पड़े। पिट ड्वेलिंग्स जो है यहाँ से हमें अच्छे से मिलने लगती है, और भी साइड से, पर अच्छे से हमने उत्खनन इन दो का किया है और इनके बारे में डीप डिस्कशन किया है। ये तो गए नॉर्थ वाली पीरियड की बात। अब बाकी पीरियड्स की बात करते हैं। अब इंडिया के वेस्टर्न पार्ट की बात करते हैं, जिसमें राजस्थान एक बहुत प्रोमिनेंट साइट है। और ये साइट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान से हमें सिर्फ मेसोलिथिक के बाद डायरेक्ट चालकोलिथिक के एविडेंस मिलने लग जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में न्यूलिथिक फेज स्किप हो गया। इसका क्या मतलब है कि लोगों ने मेसोलिथिक के पीरियड के बाद में खेती स्टार्ट की ना की हो, उन्होंने कॉपर मेटलर्जी स्टार्ट कर दी थी। खेती और डोमेस्टिकेशन भी होने लगा है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों ने तांबा बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। देखो क्रम क्या है कि मेसोलिथिक के बाद क्या आएगा, न्यूलिथिक, जहाँ पे लोग खेती सीख रहे हैं, डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं। मेटलर्जी इस पीरियड में नहीं है। पर अगर कोई समुदाय मेसोलिथिक पीरियड के बाद डायरेक्ट तांबा यूज़ करना भी स्टार्ट कर दे और फिर खेती भी कर रहा है और डोमेस्टिकेशन भी कर रहा है, अब ये दोनों चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही इससे मतलब नहीं, लेकिन तांबा का स्टार्ट हो जाता है, मेटलर्जी स्टार्ट हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, चालकोलिथिक। ओके, चालकोलिथिक पीरियड। चालको मतलब कॉपर का एज आ चुका है। 3000 से 2000 BC के आसपास की डेट है ये। और हम डिस्कस करेंगे 2 एरियाज के बारे में, राजस्थान और मालवा।
दोनों पे चालकोलिथिक फेजेस हमें मिलते हैं। राजस्थान में हमें 2 कल्चर्स के बारे में देखने को मिलता है, एक तो है गणेश्वर जोधपुरा कल्चर और एक है आहड़ बनास कल्चर। कल्चर और साइट में क्या डिफरेंस है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ये कल्चर जो है गणेश्वर जोधपुरा की 3800 BC के आसपास का है और इसकी लोकेशन सीकर, झुंझुनू, जयपुर वाले साइड में है, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान में है। इसकी 80 से ज़्यादा साइट्स हमें अभी तक मिल चुकी हैं। आहड़ बनास जो है ये 2800 BC का है, मतलब इससे पूरा थोड़ा सा नया कल्चर है आहड़ बनास वाला। 2800 BC के आसपास से है, उदयपुर के बाहर वाले एरिया में है। और इसकी जो 3 प्रोमिनेंट साइट है जिनकी अच्छे से खुदाई की है वो है गिलुंद, बालाथल और आहड़। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में डीप में देख लेते हैं। यहाँ से अब क्या रीज़न रहा होगा कि डायरेक्ट एक राजस्थान में न्यूलिथिक फेज को स्किप करके चालकोलिथिक स्टार्ट हो गया। अब क्योंकि राजस्थान जो है भंडार है पूरा की पूरा कॉपर ओर्स का, यहाँ से काफ़ी मात्रा में कॉपर ओर्स मिलती हैं हम, तो जायज़ सी बात है जो इंसान आसपास देखेगा ज़्यादा उसी का यूज़ और उसी के साथ एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट किया होगा। तो यहाँ पे इतनी कॉपर ओर्स हैं तो नो वंडर कि लोगों ने यहाँ पे कॉपर से इतनी अर्ली एज में मेटलर्जी का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति की बात कर लेते हैं। राजस्थान के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में 80+ साइट्स हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा साइट जो है हमें सीकर से मिलती है। सबसे पहले इस साइट की खोज कैसे हुई थी कि जोधपुरा एक एरिया है, यहाँ से हमें इसके मृदभांड मिलना स्टार्ट हुए थे। ये जब साइट खोदी तो इसमें पूरा ऐसा अवशेष मिला कि हाँ यहाँ एक सेटलमेंट रही होगी बाकायदा 3000 साल पुरानी, 3000 BC के आसपास की, यानी कि 5000 साल पुरानी सेटलमेंट यहाँ रही होगी। इसमें जो पॉटरी मिले जोधपुरा से वैसे नारंगी, लाल, ऑरेंज, रेड कलर की पॉटरी थी। और ऐसी सेम पॉटरी हमें गणेश्वर से मिलने लगती है। गणेश्वर एक जगह है सीकर में ना, तो उससे पता चल गया कि यार ये पूरी की पूरी सेटलमेंट एक ही कल्चर को बिलोंग करती है। मतलब जो जोधपुरा में जो लोग रह रहे थे वो गणेश्वर में भी रह रहे थे, मतलब आपस में कांटेक्ट था, लोगों को पता था कि ये एक संस्कृति है, ये एक संस्कृति, जहाँ जैसे पॉट्स यहाँ बन रहे हैं वैसे यहाँ बन रहे हैं। ठीक है, गणेश्वर में थ्री हमको चरण देखने को मिलते हैं, 3 लेवल्स हैं, पीरियड्स हैं जिनमें खुदाई की है हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने। एक पीरियड है 3008, फर्स्ट पीरियड है 3800 BC का। इसमें क्या है, लोग थोड़ा बहुत हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, माइक्रोलिथ्स के टूल्स बना रहे हैं और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की हड्डियाँ नहीं मिल रही है, सिर्फ जंगली जानवर हैं। पीरियड 2 है 2800 BC का। यहाँ से हमें मेटलर्जी स्टार्ट हो जाने के प्रमाण मिलने लगते हैं। तांबे की वस्तुएं भारी मात्रा में मिलने लगती है, 5 एरोहेड, 3 फिश हुक, 1 सुई, स्पीयर हेड्स, मतलब बहुत सारी वस्तुएं मिलती है तांबे की। गोल गोल झोपड़ियाँ बना रहे हैं, माइक्रोलिथ्स बना रहे हैं और पॉटरी बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पॉटरी मिलती है पीरियड 2 में इसको बोलते हैं गणेश्वर जोधपुरा मृदभांड। वही कम पका हुआ लाल कलर का, उसके ऊपर कलर चढ़ा हुआ, इस तरीके की पॉटरी है गणेश्वर जोधपुरा की। पीरियड 3 जो 2000 BC के आसपास का है, यहाँ पे पॉटरी में बहुत उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर दिया है, अलग अलग टाइप की पॉटरी बना रहे हैं। और तांबे की बहुत सैकड़ों वस्तुएं है ना, 100+ हमें यहाँ से पीरियड 3 से तांबे की ऑब्जेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। और माइक्रोलिथ्स की संख्या अब डिक्रीज हो रही है। अब ना स्टोन से टूल्स बनाने की जगह वो क्या प्रेफर करेंगे, तांबे के टूल्स बनाएंगे। ठीक है, ऐसा भी माना जाता है कि जो गणेश्वर जोधपुरा जो संस्कृति थी इसका हड़प्पा सभ्यता से कॉन्टैक्ट था। इसमें क्या सबूत है, देखिए पहली बात तो यहाँ से जो कुछ मृदभांड मिल रहे हैं ना गणेश्वर जोधपुरा के, उनका कुछ सिमिलैरिटीज़ अर्ली हड़प्पन मृदभांड से मिल जाता है। तो ऐसा लगता है कि जो हड़प्पा में एकदम अर्ली हड़प्पन लेवल पे जो लोग रह रहे थे है ना, वो लोग गणेश्वर वाले लोगों से कांटेक्ट में थे। दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता के 2 पॉटरी हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। उस टाइम पे ना क्या है, बार्टर सिस्टम था, इन लोगों ने उन्हें कुछ दिया होगा तो उसके बदले में वो लोग भी नहीं कुछ देते होंगे, पैसा वैसा तो कुछ था नहीं। तो यहाँ हड़प्पा के 2 मृदभांड यहाँ पे मिलना मतलब इन्होंने ट्रेड किया है आपस में। तीसरी बात, यहीं से ना तांबा निर्यात होता होगा। अब हड़प्पा जो है, जो पंजाब वाला एरिया है, हरियाणा वाला, इसमें जो साइट्स लोकेटेड है, इनके पास तांबा कहाँ से आएगा, है ना, वहाँ पे खदानें तो है नहीं। तो उनके यहाँ पे जो तांबा मिला है ना, वो यहाँ राजस्थान से एक्सपोर्ट होता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आहड़ बनास कल्चर। आहड़ बनास की 3 इंपॉर्टेंट साइट्स है, गिलुंद, बालाथल, आहड़। गिलुंद ऊपर, बालाथल नीचे, उसके नीचे आहड़। उदयपुर की लोकेशन यहाँ है, इस तरीके से GBA, गिलुंद, बालाथल, आहड़। इस संस्कृति की थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं। ये राजस्थान के साउथ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। ठीक है, गणेश्वर जोधपुरा नॉर्थ ईस्टर्न में है और ये साउथ ईस्टर्न में है। आहड़ बनास नदी है ना, उसके आसपास लोकेटेड है और इसकी 90+ साइट्स है। इंपॉर्टेंट उसमें से आहड़, बालाथल और गिलुंद है। कुछ साइट इसकी MP में भी है, मालवा वाले एरिया में। ठीक है, आहड़ की बात कर लेते हैं। आहड़ का जो लोकेशन है वो उदयपुर के बाहर है। डेट्स यहाँ के 2500 BC के आसपास हैं।
जो यहाँ पे मृदभांड है वो है लाल काले रंग का। जैसे इस तरीके के लाल रंग का या काले रंग का मृदभांड बनाते थे, उसके ऊपर डिज़ाइंस। और मज़े की बात यह है, आज भी ऐसी मृदभांड जो है वो कॉन्टिन्यूसली राजस्थान में बनाए जाते हैं। ठीक है, मकानों का जो फाउंडेशन है वो पत्थर पे होते थे। तांबे की वस्तुएं हमें यहाँ से मिलने लग जाती हैं आहड़ से। अनाज में हमें चावल के और जानवरों की हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं। कुछ लोहे की वस्तुएं भी मिली है यहाँ से, आहड़ से। अब ये डिबेट छिड़ी हुई है आर्कियोलॉजिस्ट में कि जो ये लोहे की वस्तुएं मिली हैं ये एक्चुअली 3000 बीसी के आसपास की हैं, 2500 बीसी के आसपास की हैं, या फिर ये नई लेवल की लोहे की ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगी जो एक्सीडेंटली हमें इन नीचे लेयर से मिल गई होंगी। तो इसका अभी तक स्पेकुलेशन है। अगर ऐसा प्रूव हो जाता है कि ये इंडीड लोहे की जो वस्तुएं प्राप्त है ये 2000-2500 बीसी के आसपास की है, तो ये बहुत पुराना एकदम इंडिया में आयरन एज की डेट को पुश कर देगी कि हाँ आयरन इतनी अर्ली लेवल से मिल रहा है हमें। गिलुंद जो है ये एक भंडारण गर्त मिला है, यहाँ से स्टोरेज पिट्स मिली हैं। बड़े बड़े गड्ढे बना दिए ज़मीन में, ऐसे ज़मीन खोदी, गड्ढा बनाया, फिर उसको मिट्टी के प्लास्टर से प्लास्ट कर दिया ऐसे। तो उससे क्या होगा, एक तरीके का ये स्टोरेज पिट बन जाएगा। यहाँ से हमें माइक्रोलिथ्स मिलते हैं, तांबे के टुकड़े मिले हैं और सेमी प्रेशियस स्टोन्स के बीड्स मिली हैं। ठीक है, लैपिस लाजुली और इन सब की। टेराकोटा के हमें टॉयज़ मिल जाते हैं यहाँ से। फिगरीन्स मिली हैं, हम्प्ड बुल फिगरीन, इस तरीके का कुबड़ वाला सांड है ना। इसका मतलब सांड कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा। खेती करनी है उसमें सांड का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको हम्प्ड बुल फिगरीन्स इंडिया के कई सारे पार्ट से न्यूलिथिक सेटलमेंट से देखने को मिलता है। नेक्स्ट साइट है बालाथल। बालाथल उदयपुर में लोकेटेड है। यहाँ पे शुरू में लोग झोंपड़ियों में रह रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे मिट्टी की दीवार बना के घर में रहने लग गए। नेक्स्ट साइट है बालाथल जो उदयपुर में लोकेटेड है। यहाँ पे शुरू में बॉटल एंड डॉब हट्स बन रही थी, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हट्स और कॉम्प्लेक्स मिट्टी से बनी हुई दीवारें ये सब स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है। ये पूरी एक सेटलमेंट है बालाथल की। उसके बीच में मिट्टी की एक बहुत मोटी दीवार मिली है, एक फोर्टिफिकेशन टाइप की। इसकी मोटाई ना 5 मीटर है और इसके बीच बीच में, इस दीवार के बीच बीच में पत्थर लगे हुए हैं ताकि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो सके दीवार को। और जो एरिया ये कवर कर रही है ये ऑलमोस्ट 500 स्क्वायर मीटर्स है। तो अभी ये बहुत मिस्टीरियस है कि ये सेटलमेंट में ये बीच में फोर्टिफिकेशन क्यों था, क्या रीज़न रहा था इसका। बालाथल की अगर बात करें तो यहाँ से बाद के लेवल्स पे हमें पॉटरी मिलती है जो अलग अलग रंग की थी, लाल, काले, पीले रंग की। यहाँ से हमें माइक्रोलिथ्स भी मिले हैं, लेकिन तांबे की वस्तुएं बहुत ज़्यादा ढेरों मिलती हैं बालाथल से हमें। यहाँ पे गहने मिले हैं हर मटेरियल के, फेन, स्टीएटाइट, कार्डिलियन, जैस्पर एक्सेट्रा के। जानवरों की हड्डियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिली है बालाथल से। इसमें 73% जो हड्डियाँ हैं वो कैटल की हैं अकेली, यानी कि कैटल वेल्थ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था। खाद्य प्रमाणों में हमें यहाँ से वीट, बारले, बाजरा यानी मिलेट, चना, ग्राम, मटर, बेर, इन सब के एविडेंसेस मिले। ऐसा माना जाता है कि बालाथल की कंटेम्प्रेरी साइट्स थी गणेश्वर, जोधपुरा और कोटी यानी कि अर्ली हड़प्पन वाली। तो इसका बालाथल का इनसे कांटेक्ट रहा होगा किसी न किसी तरीके से। ओके, क्योंकि बालाथल से क्या है, और इसके अलावा गुजरात की जो अर्ली हड़प्पा लेवल्स की सभ्यता थी ना, उससे भी बालाथल का कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट रहा होगा, ऐसा स्पेक्यूलेटेड है। क्योंकि ये सब क्या है, कंटेम्प्रेरी साइट्स हैं और हर साइट से कुछ ना कुछ, जैसे कि इन साइट से कॉपर का मिलना या फिर शेल वगैरह का बालाथल जैसी साइट से मिलना, ये एविडेंस है कि लोग आपस में इस न्यूलिथिक इन्वायरमेंट में पूरा आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे एक दूसरे से। तो ये तो हो गई राजस्थान की चैल्कोलिथिक साइट्स, राजस्थान का चैल्कोलिथिक कल्चर। अब मालवा में भी हमें चैल्कोलिथिक कल्चर देखने को मिलता है, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, मालवा में 3 चैल्कोलिथिक कल्चर्स हैं। जो सबसे पहला है उसको बोलते हैं कयाथ, वही एक साइट से कयाथ का नाम पड़ा, फिर पूरे कल्चर का नाम पड़ गया। तो कयाथ कल्चर 3500 बीसी से 1800 बीसी तक लास्ट करता है। फिर कुछ रीज़न से 1800 बीसी में इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है और फिर 100 साल के गैप के करीब बाद में आहड़ बनास कल्चर यहाँ पे मिलने लगे, आहड़ कल्चर यहाँ पे मिलने लगता है। ठीक है, आहड़ कल्चर यहाँ पे मिलता है। और फिर थर्ड है मालवा कल्चर, यानी कि पहले कयाथ कल्चर मिलता है, फिर आहड़ कल्चर, फिर आहड़ कल्चर के बाद मालवा कल्चर के एविडेंस हमें यहाँ से मिलते हैं। अब पहले ये बात कर लेते हैं कि कयाथ कल्चर जो सबसे पहली संस्कृति है वो क्या है। कयाथ कल्चर जो है 3000 बीसी के आसपास की संस्कृति है। यहाँ से एविडेंस है कि लोग यहाँ गाँव में बसने लगे थे। कयाथ एक जगह है उज्जैन में और यहाँ से हमें 3 टाइप्स की पॉटरी मिलती है जो व्हील पे बनी हुई पॉटरी है। पहली पॉटरी है उस पर ब्राउन कलर का लेप लगा रखा है इन्होंने, और ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें वायलेट और रेड कलर से डिज़ाइंस बने हुए हैं। सेकंड पॉटरी जो है
वो बफ कलर पॉटरी, यानी कि हल्की पीली पीली भूरी कलर की पॉटरी हमें यहाँ से मिलती है और इस पर रेड कलर से डिज़ाइंस बने हुए हैं। थर्ड जो है रेड कोम्ड वेयर, ये थोड़ी सी स्पेशल पॉटरी है क्योंकि इसमें क्या होता था, ये पॉटरी बनाई उसके ऊपर बहुत मोटा रेड कलर करते थे ये लोग, मोटा एकदम गहरा लाल कलर कर दिया, इस तरीके का पॉटरी बनाई, एकदम गहरा लाल कलर कर दिया और फिर किसी कोम्ब जैसे स्ट्रक्चर से इस पर लाइन्स उकेर दी इस तरीके से, ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं रेड कोम्ड वेयर। तो रेड कोम्ड वेयर के हमें एग्जाम्पल यहाँ से देखने को मिलते हैं थर्ड पॉटरी में। पालतू जानवरों की हड्डियाँ मिली है जिसमें कैटल, घोड़े की भी हड्डियाँ मिली हैं। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि यहाँ हमें कयात संस्कृति से घोड़े के एविडेंस मिल रहे हैं, हड्डियाँ मिल रही है। अनाज के अवशेष नहीं मिले हैं यहाँ से, तो पता नहीं है हमें कि यहाँ पे डोमेस्टिकेशन हो गया था या नहीं हुआ था प्लांट्स का अभी तक। तांबे की वस्तुएं ढेरों मिली हैं यहाँ से, 2 कुल्हाड़ियाँ, 28 चूड़ियाँ मिली हैं और औजार मिले हैं बहुत सारे स्टोन्स के। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि कयात का लिंक था गणेश्वर और हड़प्पा दोनों सभ्यताओं से। कैसे, तो कयात कल्चर में कुछ कुल्हाड़ी जो मिली है ना, ये 2 कुल्हाड़ी, इनको देख के ऐसा लगता है जो गणेश्वर में जो हमें तांबे के ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं ना, उसी टाइप की नक्काशी, उसी टाइप की बनावट है। तो ऐसा लगता है कि कयात का गणेश्वर से कांटेक्ट रहा होगा और कयात का हड़प्पा से भी कांटेक्ट रहा होगा। ये कैसे, कयात में क्या स्टीएटाइट बीड्स मिली है काफ़ी, 30-40 हज़ार। तो ये जो बीड्स है ना, ये अर्ली हड़प्पन लेवल्स की याद दिलाती है, यहाँ हड़प्पा से जो हमें बीड्स मिलती हैं। तो ऐसा लगता है कि कयात का इन दोनों साइड से, दोनों कल्चर से कांटेक्ट रहा होगा। 1800 BC के आसपास से यहाँ पे लोगों ने डिजर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, इस जगह को छोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब उसका क्या रीज़न था स्पेसिफिकली हमें ये नहीं पता है, पर 100 साल बाद यहाँ पे आहट संस्कृति आ गई थी 1700 में। ठीक है, तो ये थे मालवा के अर्ली चैल्कोलिथिक कल्चर्स, यानी कि 3000 से लेकर 2000 BC के आसपास में कौन से चैल्कोलिथिक कल्चर जो राजस्थान और मालवा में थे वो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट जो है वो है वेस्टर्न डेक्कन वाला पार्ट। डेक्कन मतलब ये और वेस्टर्न डेक्कन मतलब ये वाला पार्ट। यहाँ पे जो न्यूलिथिक गांव बसे 3000 के आसपास, वो थी स्वाल्दा संस्कृति। ये तापी नदी बहती है और ये गोदावरी नदी है यहाँ पे। तो ये तापी और गोदावरी नदी के बीच में जो संस्कृति फैली इसको बोलते हैं स्वाल्दा संस्कृति। ठीक है, स्वाल्दा संस्कृति भी एक साइट है जो घाटी, मतलब तापी घाटी के आसपास एक साइट है स्वाल्दा, उसी से इस कल्चर का नाम पड़ा है। ये 3000 BC के आसपास की साइट है। यहाँ पे हमें मृदभांड मिलते हैं जो व्हील से बने हुए हैं, चॉकलेट कलर के से, ब्राउनिश चॉकलेट कलर के। ठीक है, मोटे से। इन पे ना आकृति किसकी है, तश्तरी, कटोरी वगैरह, डिज़ाइंस इनमें ज्योमेट्रिक टूल्स और वेपन्स बने हुए हैं। बस स्वाल्दा कल्चर की मतलब खास बात यह है कि पॉटरी जो मिलती है ना, उस पर टूल्स के और वेपन्स के डिज़ाइंस हैं, बाकी और किसी पे नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, इसकी दूसरी साइड जो है, एक तो स्वाल्दा खुद साइट है, फिर दूसरी साइट है काउथे। काउथे एक छोटी सी साइट है ना, उसमें क्या है, झोपड़ियाँ मिली हैं, टेराकोटा वगैरह के बीड्स मिले हैं, जंगली जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, डोमेस्टिकेटेड पौधे मिले हैं जैसे चना, मूंग, बाजरा एट्सेट्रा। दैमाबाद जो है वो एक साइट है महाराष्ट्र में, वो भी यही है, स्वाल्दा कल्चर की साइट है। यहाँ से हमें मिट्टी के मकान, चूल्हे, भंडारण, और यहाँ से हमें अगेट की एक स्ट्रक्चर मिला है इस तरीके का, इसको फैलस बोलते हैं। तो अगेट का फैलस मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अभी क्या है इसका पता नहीं है कुछ, पर इस तरीके का अगेट का स्ट्रक्चर मिल रहा है। ग्रेन्स में गेहूँ, दाल, चना एटसेट्रा मिलते हैं। तो ये था वेस्टर्न डेक्कन का स्वाल्दा संस्कृति। नेक्स्ट आ जाते हैं मिडिल गंगा प्लेन की तरफ। अभी मिडिल गंगा प्लेन यानी कि सेंट्रल इंडिया वाले में हमने 6-7 हज़ार BC के आसपास 4 साइट डिस्कस कर ली थी, तो वो तो टाइम पीरियड बहुत पुराना था। अब डिस्कस करते हैं 3000 से 2000 BC के आसपास कौन सी साइट्स हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स हमें बिहार से देखने को मिलती है, इनका अच्छे से उत्खनन हुआ है। एक साइट हमें यूपी की मिलती है और कुछ जगहों से वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न इंडिया से भी हमें थोड़ी बहुत है ना, नवपाषाण युग के सेल्ट और मतलब टूल्स मिल जाते हैं। पर कोई भी ऐसी साइट, कोई भी इतनी ढंग से प्रोफाइल में पूरे एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, या तो नष्ट हो गए होंगे या कुछ रीज़न रहा होगा, कैंप ज़्यादा रहते होंगे लोग। लेकिन हमें यहाँ से वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट एरिया से न्यूपाषाण युग के सेटलमेंट इतने पुराने ढंग से प्रोफाइल में मिलते नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं यूपी और बिहार की जो साइट्स हमें अच्छे से मिलती हैं। यूपी में एक साइट मिलती है जिसका नाम है सोहागौड़ा। ठीक है, ये जो है यहाँ से हमें एक पॉटरी मिली है जिसमें कम पके हुए हाथ से बनी पॉटरी होती थी। ये बिहार में हमें 4-5 साइट्स मिली हैं, उनका उत्खनन भी अच्छे हुआ है। एक तो चिरांद, छेछर, कुतुबपुर, सैनुवार, मनेर और ताराडीह। इनकी मैप पे लोकेशन देख लेते हैं। ये गंगा बह रही है, इसी के आसपास ये सारी साइट्स लोकेटेड हैं बिहार में। ये है छेछर, चिरांद, सैनुवार। सोहागौड़ा जो है वो यूपी में है और ये सब क्या है, बिहार में है। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों साइट्स बिहार में, छेछर, चिरांद, सैनुवार
और सोहागोड़ा यहाँ पे। तो अब चिरांद की बात कर लेते हैं। 3000 BC के आसपास की साइट है। यहाँ पे हाथ से बने हुए लाल कलर के मृदभांड मिल रहे हैं। डिज़ाइंस में से लाइन वाले डिज़ाइंस हैं। यहाँ से एक बहुत पुराना विशाल पुरातत्व टीला मिला है। एकदम ये टीला का है, बड़ा है चिरांद वाला। टूल्स में हमें क्वार्टजाइट और बसाल्ट के टूल्स मिल जाते हैं, माइक्रोलिथ्स मिल जाते हैं। बीड्स में हमें अगेट कार्लिन के बीड्स मिल जाते हैं। तांबे का एविडेंस नहीं है चिरांद से, ठीक है। तो ये चैल्कोलिथिक साइट नहीं है चिरांद। सोहागोड़ा से भी तांबे के एविडेंस नहीं मिले हैं। यहाँ पे हमें फसल में चावल, गेहूँ, मूंग, मसूर ये सब मिलती हैं। जंगली और पालतू दोनों टाइप के जानवरों की हड्डियाँ देखने को मिल जाती हैं। और फिर बाद के लेवल्स में 3000 BC के बाद, मतलब शायद 1500 BC 2500 BC के आसपास में चैल्कोलिथिक लेवल भी है, पर 3000 BC वाले लेवल में चैल्कोलिथिक नहीं है। यहाँ तांबा नहीं मिल रहा है इतने पुराने में। छेछर कुतुबपुर की बात करें तो यहाँ पे 3 चरणों में नवपाषाण निक्षेप मिला है, मृदभांड में आए चेंजेस के हिसाब से। फर्श के बीच में हर्ट्स बने हुए हैं, इस तरीके के गड्ढे बना के यहाँ पे फायरवुड लगा के आग जला रहे हैं लोग। हड्डियों के औजार मिले हैं, एंटलर्स के औजार मिले हैं। डियर जो होती है, डियर की जो इतने बड़े बड़े हॉर्न्स होते हैं उनको एंटलर्स बोलते हैं, तो उसके बोन्स मिले हैं यहाँ पे, उनसे बनी हुई चीज़ें मिली हैं। बीड्स में हमें स्टेटाइट के, चैल्सिडनी और गेट के बीड्स मिले हैं। सैनुवार जो है ये 4 पीरियड्स है यहाँ पे। सैनुवार की जो खोदा गया तो 4 पीरियड की ऑक्यूपेशन मिली। पीरियड 1 जो है वो नवपाषाण है, पीरियड 2 ताम्रपाषाण है, ठीक है। पीरियड 3 नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर का है, पीरियड 4 अर्ली सेंचुरी का। तो ये 2 पीरियड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। पीरियड 1 और 2 पे हमें फोकस करना है। पीरियड 1 नवपाषाण है, 1400 BC तक, 1700 से 1400 BC तक लास्ट करता है। पीरियड 2 क्या है, ताम्रपाषाण। तो एक चैल्कोलिथिक साइट है। मिट्टी की झोपड़ियाँ मिलती हैं, 3 टाइप के मृदभांड मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। लाल, बर्निश, जो बर्निश ग्रेवेयर। सूक्ष्म पाषाण औजार मन के। यहाँ पे लोग क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं और 2 बार वर्ष में फसल उगा रहे हैं। तो ये पहला एविडेंस मिलने लगता है हमें कि लोग 2 बार फसलें उगा रहे हैं एक साल में। मुख्य फसल यहाँ के चावल, जौ, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, रागी एटसेट्रा है। पीरियड 2 यहाँ पे ताम्रपाषाण है, जहाँ पे 19 तांबे की वस्तुएं हमें देखने को मिल रही है। ज़्यादातर औजार जो हैं वो ब्लैक बसाल्ट पत्थर के बने हुए हैं। जो पत्थर ज़्यादा लोकली अवेलेबल होगा उसी के तो टूल्स बनेंगे। सेल्ट, माइक्रोलिथ्स, ये सब चीज़ें बन रही है इनसे। टेराकोटा की बीड्स मिले हमें और पॉटरी वगैरह मिलने लग जाती हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, चैल्कोलिथिक है ये, और यहाँ से हमें क्रॉप के 2 बार उगाए जाने के एक साल में एविडेंस मिल रहा है। थर्ड साइट है मनेर। वहीं यहाँ पे हाथ से निर्मित बने पॉटरी बन रही है जो लाल, चमकीले और धूसर कलर की है, और माइक्रोलिथ्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट साइट है ताराडीहा। ताराडीहा बोधगया के आसपास पड़ती है, ठीक है। यहाँ से हैंडमेड पॉटरी मिल रही है, सेल्ट मिल रहे हैं, नवपाषाण हस्तकुठार को सेल्ट बोलते हैं, सेल्ट मिल रहे हैं, माइक्रोलिथ्स मिल रहे हैं। फसल के अवशेष में गेहूँ, दान और चावल मिलने लग जाते हैं। वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं। अब यहाँ से मैंने बताया कि नवपाषाण कालीन के औजार मिले हैं, लेकिन कोई भी तिथि निर्धारण नहीं हो पाया है, ढंग से प्रोफाइल नहीं बन पाई है कि हाँ ये 2500 BC का या 3000 BC का। इतने एविडेंस ढंग से हमें मिल नहीं पा रहे। सेम गोज फॉर नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया। तो ये वाला जो एरिया है इसमें अभी तक हमें इतनी अर्ली डेट्स के नियोलिथिक प्रोफाइल्स ढंग से मिले नहीं है। ये हो गई मिडिल गंगा प्लेन की बात। नेक्स्ट आ जाते हैं साउथ इंडिया की तरफ। साउथ इंडिया का केस थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा जब हम पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक की बात कर रहे थे कि साउथ इंडिया से हमें भर भर के टूल्स मिले हैं। इनफैक्ट पूरी की पूरी इंडस्ट्री को साउथ की नेवासा इंडस्ट्री बोल दिया गया है, पूरी की पूरी उद्योग मिली है। और यहाँ से एनिमल्स के भी बोन्स और टूल्स बहुत भारी मात्रा में है। पर एक चौंकाने वाली बात यह है कि पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक का इतना रिच कल्चर होने के बावजूद नियोलिथिक सेटलमेंट्स थोड़े मिएगर हैं, साउथ में कम मिलते हैं, और इनका डेटिंग भी 2900 से 2000 BC के आसपास में, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। तो इसका क्या रीज़न था कि पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक का इतना रिच पीरियड होने के बावजूद साउथ में नियोलिथिक सेटलमेंट्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। इनफैक्ट जो ये कृष्णा गोदावरी वाला रिवर है, यहाँ से तो एक भी नियोलिथिक साइट नहीं मिल रही है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका थोड़ा सा हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट कंटेम्पलेट कर नहीं पाते हैं रीज़न। यहाँ पे जो नियोलिथिक फेज़ है साउथ इंडिया का वो 2900 से 1000 BC के आसपास का है, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो नियोलिथिक साइट्स का है साउथ इंडिया में वो है ऐश माउंट्स, यानी कि राख के टीले। ऐसे मिट्टी के बीच में पूरे के पूरे राख के टीले दबे मिले हैं। अब क्यों हैं ये, किससे बने थे, इसका काफ़ी स्पेकुलेशन के बाद ब्रूस फूट का एक थ्योरी थी कि जो राख के टीले हैं ये गोबर के डंग से बने हुए हैं, गोबर के केक से। मतलब गोबर, गाय भैंस जो गोबर करती हैं उनको सुखा के केक बना के फिर साल के एंड में ऐसे काफ़ी सारा इकट्ठा करके पूरा पहाड़ बना के उनको जला दिया गया। उसकी मोटी मोटी परतें बची हैं राख की। तो पहले तो हिस्टोरियंस अग्री नहीं हुए थे, फिर बाद में समझ में आने लग गया लोगों को हाँ कि ये
एक्चुअली राख के टीले गोबर के डंग से ही बनाए गए हैं। अब क्यों जलाए गए होंगे ये इतने सारे ऐश माउंट्स, क्यों मिले हमें, क्यों गोबर को इतनी भारी मात्रा में इकट्ठा करके जला गया होगा? तो उसके डिफरेंट रीज़न दिए हैं। शायद जानवरों को भगाने के लिए इतनी बड़ी फायर जनरेट होगी तो जानवर उस सेटलमेंट से दूर रहेंगे। रिचुअल्स में एज अ रिचुअल कि यार साल की शुरुआत के लिए, साल का एंड करने के लिए, या उस साइट को छोड़ के जा रहे हैं वो उसकी तरह उन्होंने बनाया हो, या हाइजीन पर्पसेस की वजह से सारा कचरा एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में पीरियडिकली जलाते हूँ। हमें रीज़न स्पेसिफिकली नहीं पता है, बट स्पेकुलेट कर सकते हैं कि हाँ शायद इन सब रीजंस की वजह से ये डंग्स को इतनी भारी मात्रा में इकट्ठा करके जला रहे होंगे। ठीक है, अब ये जो गोबर का जो ढेर है ना, ये हमें क्यों पता है स्पेसिफिकली कि गोबर के ढेर हैं? क्योंकि है ना इनके आसपास हमें कैटल वगैरह की बोन्स और रिमेन्स मिलती हैं, तो उससे पता चलता है कि हाँ एक साइड कैटल को स्टोर किया जाता था और दूसरी साइड गोबर के ढंग को कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, दक्षिण भारत में जो नवपाषाण केंद्र है ना, उनका जो जीवन निर्वाह है उसके डिफरेंट व्यूज़ है, क्योंकि ना यहाँ पे एकदम स्पेसिफिक वो हमें कल्चर्स नहीं मिल रहे हैं कि हाँ एक लेयर से ये मिला, उसके बाद दूसरी लेयर से, तीसरी लेयर से, चौथी लेयर से बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में एविडेंस नहीं मिलते हैं। तो लोग हिस्टोरियन स्पेकुलेट करते हैं कि यहाँ पे फार्मिंग कल्चर था या नहीं था, क्या लोग अभी भी पैस्टोरल लाइफ जी रहे थे कि जहाँ वो जानवरों से ही अपना पालन पोषण कर पा रहे हैं और हंटिंग गैदरिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो इसके एवज में डिफरेंट व्यूज़ दिए हैं हिस्टोरियंस ने। कुछ को लगता था कि वो स्थायी कृषक थे, कि मतलब वो एक जगह रहते थे और थोड़ी बहुत खेती कर लेते थे और ना थोड़ी बहुत हंटिंग गैदरिंग से अपना जीवन पालन कर लेते थे। तो कुछ हिस्टोरियंस को लगता है क्योंकि यार इतने एविडेंस नहीं मिल रहे हैं हमको खेती वेती के यहाँ से, न्यूलिथिक फेज से, तो लोग क्या है थोड़ी बहुत तो खेती कर लेते होंगे, लेकिन मूल रूप से वो घुमंतु पशुपालक थे, यानी कि नोमैड्स थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, 6 महीने 1 साल एक जगह रुके, फिर अपने पूरी भेड़ बकरी और कैटल को लेके दूसरी जगह चले गए। तो उनका मेजर फूड सोर्स क्या था? ये भेड़ बकरी गाय ये जो पालते थे ना, यही सारे जानवरों के मेन सोर्स थे, और बाकी खेती तो वो थोड़ी मोड़ी कर लेते थे। तीसरा एक है कि ये स्थायी पशुपालक थे जो खेती का कार्य नहीं करते थे, कि मतलब वो घुमंतु नहीं थे, एक ही जगह रहते थे और जानवरों की मदद से अपने लाइफस्टाइल को गुजारते थे। शीप गोट कैटल पाल के इनका मीट बना लिया, अंडे ऑब्टेन कर लिए और दूध ऑब्टेन कर लिया, उसी से अपने जीवन जीते थे, एक ही जगह रहते थे, ऐसा नहीं था बार बार मूव करे। तो ये 3-4 थ्योरीज हैं अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस की जो दे रहे हैं, पर हमें स्पेसिफिकली पता नहीं है कि साउथ में एक्चुअली क्या हो रहा था, क्योंकि यहाँ से नवपाषाण युग के एविडेंसेस बहुत कम है, कम सेटलमेंट से कम एविडेंसेस है, कम टूल्स हैं, कम ग्रेन्स के एविडेंस है, कम चीज़ें हैं। ठीक है, खेती से हमें अब हमें कैसे पता कि खेती हो भी रही थी? क्योंकि थोड़े बहुत एविडेंसेस तो मिल जाते हैं इनडायरेक्टली जो खेती की तरफ इशारा कर देते हैं, चाहे वो थोड़े ही हो, लेकिन हैं वो कि कुछ क्रॉप्स के इधर उधर हमें एविडेंसेस मिल गए उगाने के, कुछ टूल्स ऐसे मिले हैं जो खेती में यूज़ होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ कुछ जगहों पे खेती हो रही थी, पर भारी मात्रा में नहीं हो रही थी जितनी नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल प्लेन्स में हो रही थी। मेन क्रॉप यहाँ की बाजरा थी, बाजरा, राइस नहीं थी। आज राइस है साउथ में, आज सब राइस खाते, तो उस टाइम पे बाजरा यहाँ की मेन क्रॉप थी। उसके अलावा यहाँ पे दाल के दाने, बेर और सुपारी तक के एविडेंस मिल गए। ठीक है, एनिमल डोमेस्टिकेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा हड्डियाँ हमें पालतू मवेशियों की मिलती है, यानी कैटल की मिलती है, बोस इंडिकस की, यानी कैटल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे यहाँ की पॉपुलेशन। भेड़ और बकरियों के भी मिल जाते हैं, घोड़े के अवशेष भी मिलते हैं। अब ये जंगली थे या पालतू इसका नहीं पता, लेकिन घोड़े के अवशेष मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। घोड़े के अवशेष हमें रानागुंडई से भी मिले थे, फिर हमने आई थिंक वेस्ट में सुवालदा कल्चर में देखे थे घोड़े के अवशेष, पर किसी कल्चर में तो और एक में देखे थे घोड़े के अवशेष। तो घोड़े के अवशेष एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वो हड़प्पा से कनेक्ट करेगा हमें, आगे पढ़ेंगे कैसे। भैंस, सुअर और जंगली और पालतू दोनों, इस टाइप की दोनों कैटेगरीज के हमें एनिमल्स के बोन्स मिलते हैं। मेटलर्जी और ट्रेड की बात करें तो हमें यहाँ से तांबे की वस्तुएं मिल रही हैं, पर तांबे की गला के यहाँ पे कॉपर ओर से मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसका सबूत नहीं है। मतलब तांबा तो है लेकिन ये इम्पोर्ट हो रहा है, यहाँ पे बन नहीं रहा है यहाँ पे। तो मतलब इनका राजस्थान वाले एरिया से, बिहार वाले एरिया से क्या है कॉन्टैक्ट रहा होगा, बार्टर सिस्टम इन्होंने उनसे किया होगा। लेकिन साउथ जो है, साउथ के न्यूलिथिक फेज के जो गाँव हैं वो नॉर्थ के सेंट्रल प्लेन्स के न्यूलिथिक फेज से कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमें इनके तांबे मिलने के सबूत से प्रूव हो जाता है। इसके अलावा साइट्स की अगर बात कर लें तो साइट्स बहुत ज़्यादा सारी ऐसी साइट्स नहीं है जिनको डिटेल में खोदा गया हो। ये सारी साइट्स हैं, इनमें मॉडर्न, ये तो ऐश माउंट्स वाली साइट्स देखिए कितनी सारी हैं, यहाँ से सब पे हमें ऐश माउंट्स मिले हैं भारी मात्रा में।
ये साइट्स जो हैं जो प्रिंसिपल न्यूलिथिक सेटलमेंट्स हैं, मतलब मेन सेटलमेंट्स हैं, क्योंकि हमने अच्छे से खुदाई की और उनमें थोड़े बहुत हमें न्यूलिथिक वाले फेज़ के एविडेंसेस मिल गए हैं। जैसे कल्लूर हो गया है ना, ये कल्लूर क्या है, कर्नाटक में पड़ रहा है। ये हो गया बलिराम गुड्डा, ये क्या है, कर्नाटक में साइट है। ठीक है, नेक्स्ट साइट हो गई मस्की, ये भी कर्नाटक में है। वतगल कर्नाटक में है। रोडलकुंडा ये भी कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी ये कर्नाटक में है। पट्टीकोंडा ये आंध्र प्रदेश में साइट है। ठीक है, ये बॉर्डर है कर्नाटक आंध्र प्रदेश की, तो पट्टीकोंडा आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा ऐसी सेटलमेंट्स जिनमें ऐश माउंट बने हैं, देखिए ये क्या है, ये सब ऐसी ऐश माउंट की साइट्स है। अब यहाँ सेटलमेंट के एविडेंस नहीं मिले हैं कि लोग यहाँ रह ही रहे थे, पर यहाँ पे ऐश माउंट्स मिले हैं। तो ये कितना इंटरेस्टिंग है कि लोग चाहे रहे ना रहे, वहाँ पे वो गोबर का ढेर लेके जा रहे हैं और जला रहे हैं उससे, इसलिए तो इंटरेस्टिंग है ऐश माउंट्स की साइट्स। और लेकिन ये जो ये 3-4 डॉट्स वाली जो सेटलमेंट्स हैं, यहाँ पे सेटलमेंट भी है और ऐश माउंट भी है। ठीक है, इसके एविडेंस है। तो इनमें इंक्लूड होता है बूडीहल कर्नाटक में, एक है पीकलीहल कर्नाटक में, शिवपुर कर्नाटक में, गडीगनूप कर्नाटक में, कुपगल कर्नाटक में। ठीक है, ये 3-4 साइट्स है। ये मंचनपल्ली आंध्र प्रदेश में। तो इनसे पता चल रहा है कि सेटलमेंट भी है और ऐश माउंट भी मिल रहे हैं। अब इन 3-4 साइट्स के जो प्रोफाइल दे रखी है इस चैप्टर में, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले है उतनूर। उतनूर है आंध्र प्रदेश में, 2100 BC के आसपास की डेट्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लकड़ी की घेराबंदी वाले बाड़े की प्रमाण मिलती है। जैसे हमें महागढ़ा यूपी में मिला था ना एविडेंस कि हाँ लोगों ने बाड़ा बनाया हुआ था, वैसे यहाँ से भी मिलता है कि ऐसे लकड़ी का घेरा बना हुआ है, इसके बीच में हड्डियाँ वड्डियाँ मिली हैं कैटल्स की। तो इससे पता चलता है कि ये एक बाड़ा है। ठीक है, बाड़ा यानी कि ऐसी प्लेस जहाँ पे कैटल्स को बांधा जाता है। यहाँ पे पत्थर के थोड़े कुल्हड़ मिले हुए हैं और चमकीले कलर के धूसर मृदभांड मिले हैं। वही देखिए, इतने सारे एविडेंस नहीं मिल रहे हैं साउथ से। वटगल है कर्नाटक में, यहाँ पे जो डेट है 2900 से 2600 BC के आसपास की। यहाँ माइक्रोलिथ्स मिल रहे हैं पीरियड 1 से। पीरियड 2 से हमें यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है टूल्स में, और ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए गड्ढे बनाए गए हैं ऐसे। यहाँ पे वटगल कर्नाटक की साइड थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पुराने जो एविडेंस हैं सुपारी के वो मिलते हैं। 2 जले हुए बीज मिले हैं सुपारी के, इतने पुराने। तो ये एशिया का सबसे प्राचीनतम प्रमाण है सुपारी का। ठीक है, बीटल नट। यहाँ पे जो पॉटरी थी वो हैंडमेड थी, मोटे कलर की, लाल सी, धूसर सी। बीड्स में हमें यहाँ पे शंख के बीड्स मिले हैं। शवाधान में यहाँ पे एक पात्र और विस्तारित, यानी कि शवाधान कैसे, बरियल कैसे करते थे लोग, या तो एक पॉट लिया, उसमें सारी हड्डियाँ कलेक्ट की, उसको गाड़ दिया, या फिर गड्ढा खोदा, उसमें बॉडी को डाला और फिर उस गड्ढे को बंद कर दिया। तो एक्सटेंडेड बरियल्स भी मिले हैं और पॉट बरियल्स भी मिले हैं। पीरियड 2 में भंडारण गर्त जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, मतलब स्टोरेज पिट्स इंक्रीज़ हो रही हैं। ऐसे गड्ढा खोद के उसको मिट्टी से प्लास्टर करके उसमें ग्रेन स्टोर करने वाले जो गड्ढे हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे बरियल्स जो है, अब अर्न बरियल भी है, एक्सटेंडेड भी है, ग्रेव गुड्स भी मिल रहे हैं। पहले यहाँ ग्रेव गुड्स नहीं मिल रहे थे, ठीक है, लेकिन अब जो ये पात्र बरियल है यानी कि अर्न बरियल, इसमें भी ग्रेव गुड्स डाले जा रहे हैं। एक्सटेंडेड बरियल में भी ग्रेव गुड्स डाले जा रहे हैं। ग्रेव गुड्स मतलब थोड़ी सी चीज़ें डाल दी, पॉटरी डाल दी, टूल्स डाल दिए, जो बॉडी जो है, इंसान जो है वो अपनी आफ्टर लाइफ में यूज़ कर ले इस बिलीफ के साथ। माइक्रोलिथ जो है पीरियड 2 से इंक्रीज़ होने लगे हैं। टेराकोटा की फिगरीन्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तांबा, कांसा और लोहा का भी एविडेंस मिलने लग जाता है 2000 BC के बाद। तो नेक्स्ट साइट है बूदीहल, ये भी कर्नाटक में है। यहाँ पे चर्ट के औजार बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले हैं। तो मतलब एक फैक्ट्री साइट है जहाँ पे चर्ट के औजार मैन्युफैक्चर करते होंगे, ठीक है। यहाँ पे राख का ढेर मिला है, कहाँ पे, सेटलमेंट के बीचों बीच मिला है ऐसे राख का ढेर। और यहाँ पे मतलब हड्डियाँ हैं मवेशियों की, यहाँ पे राख का ढेर है। नीचे बूचड़ खाना है, बूचड़ खाना मतलब स्लॉटर एरिया, यहाँ पे स्लॉटर होते थे एनिमल्स। बूढ़ीहल से मिला है बूचड़ खाना में। 1 दर्जन आवासीय संरचना मिली है इसके, ऐसे 10-12 झोंपड़ियों के यहाँ पे आसपास में। देखिए पहले हिस्टोरियंस कंफ्यूज थे कि ऐश माउंट्स क्या अलग से एग्जिस्ट करती थी या सेटलमेंट्स लोकेटेड थी, पर क्योंकि इन्हें ऐसे सेटलमेंट्स मिली जहाँ पे ऐश माउंट सेंट्रली लोकेटेड है, तो हिस्टोरियंस को लगने लगता है कि यार शायद जो हमें पहले जो ऐश माउंट्स मिली ना वो भी सेटलमेंट के साथ लोकेटेड होंगी। उनके एविडेंसेस डिसअपियर हो गए होंगे, लेकिन शायद ये साइट्स ऐसी थी जहाँ पे लोग रह रहे थे, क्योंकि सेटलमेंट्स के साथ हमें बूढ़ीहल जैसी जगह पे राख मिल जाते हैं। मृदभांड में लाल धूसर कलर की थी, ग्रे कलर की। 10 शिशुओं के शव मिले हैं यहाँ पे बरियल्स में। और यहाँ पे बेर, चेरी और आंवला, इन तीनों के जंगली प्रजातियाँ मिली है। किसके? बेर की, चेरी की और आंवला की। पशु में
15 पालतू और जंगली इनके एविडेंसेस मिल जाते हैं। सबसे अधिक जो है वो है कैटल के एविडेंस है। हर जगह से सबसे ज़्यादा कोई हड्डियाँ डोमिनेट करती है ना अगर न्यूलिथिक फेज में, तो वो कैटल की है। तो मतलब कैटल वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि कैटल से देखिए मीट मिलता है, दूध मिलता है, उसका गोबर खेती में यूज़ होता है। तो कैटल अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रजाति है। गाय तो हमें ये सब देती है, और बैल जो है वो खेती में यूज़ होते थे। तो जो पूरा मवेशी कैटल वेल्थ है, ये इम्पॉर्टेंट लोगों के लिए फसेट है लाइफ का न्यूलिथिक फेजेस में। तो इसी के साथ हमने सारी साइट्स डिस्कस कर ली हैं, साउथ इंडिया की और मिडिल गंगा प्लेन्स की, जो न्यूलिथिक फेज़ में एग्जिस्ट करी थी। इसके अलावा भी न्यूलिथिक फेज़ है 1000-2000 BC के आसपास में, जहाँ इंडिया में अलग अलग साइट से हमें अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन वो हम बाकी के बाद में चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि इंडिया के और किस किस पार्ट से हमें न्यूलिथिक फेज़ देखने को मिल रहा है 1000 से 2000 BC के बीच में। अभी हमने सिर्फ 7000 से लेके 2000 BC की बात की है। थैंक यू।